नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये सोच रहा था कि क्या प्रज्वल रवन्ना भी ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी बन गए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने सुना था कि माननीय मोदी जी और भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि ललित मोदी और नीरव मोदी को देश घसीट कर ले आएगी और देश के बैंकों को जिस प्रकार चूना लगाया गया है, देश की संपदा को जिस प्रकार से लूटा गया है, वो देश में वापस आएगी। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे 2013-14 से कि जब कहा गया था देश में काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख सारी देश की जनता को मिलेगी, तो हमें लगा था कि देश का बैंक का पैसा लूटा गया जो देश के बाहर गया था और जो आज ललित मोदी या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी विदेश में जाके खर्च कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। देश की संपदा देश के गरीब और मध्यम वर्ग में बटेगी। लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल के अंदर ये लोग जो देश छोड़ के बाहर जा रहे थे, इनका जाना तो जारी रहा और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि चारित्रिक दोष के कारण, चारित्रिक पतन के कारण देश में लोगों की जो आबरू है उसको लूटकर विदेश गए और आज इस प्रकार से उनका वेट हो रहा है जैसे कि वो एहसान करेंगे कि देश में वापस आ जाएंगे। और वो लोग हैं जो कि बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के लोग हैं, जिनकी 30-40 साल से देश में एक राजनीतिक प्रतिष्ठा है। ये वो परिवार है जिसने देश को एक प्रधानमंत्री भी दिया है। माने एचडी देवेगौड़ा साहब जो देश के प्रधानमंत्री बने, कर्नाटका प्रदेश से आए हुए प्रधानमंत्री बने, उनके परिवार का एक व्यक्ति, उनका पौत्र आज पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले चर्चा का विषय बना था जब ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भागे थे देश छोड़कर। कैसे भागे थे, कैसे उन्हें भाग जाने दिया गया था? तो उस समय तो डबल इंजन की सरकार थी। तब तो ये बात नहीं थी कि राज्य सरकार किसी और की हो, केंद्र सरकार किसी और की हो। और केंद्र सरकार ने जैसे प्रज्वल रवन्ना के मसले पर सारा का सारा दोष राज्य सरकार पे मढ़ दिया और कहा क्योंकि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस का यह कर्तव्य था कि उसको विदेश जाने से, भागने से रोकते। लेकिन जब ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की बात आई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि जब वो गए थे वहां डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व था, क्योंकि जो बैंकों का नियंत्रण है वो आरबीआई के तहत है और केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच के एक संबंध है जो देश की वित्तीय व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन उस समय जो प्ली लिया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट लिया गया। और मैं आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू पे जाना चाहता हूं। मैं अपने श्रोता और दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात को गौर से समझिए और इस पे विचार कीजिए। जो बात मैं कहने जा रहा हूं थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। यह कहा गया कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि 2008-7 में जब देश के अंदर या विश्व के अंदर आर्थिक संकट आया था और सब प्राइम क्राइसिस आया था, मॉर्गेज क्राइसिस आया था, जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, उस समय भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी और अच्छी तरह से चल रही थी। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर बड़े बड़े बैंक डूब गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये कोविड से भी बड़ी समस्या थी, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक स्लोडाउन आया था, जो कि उस समय आज से करीब
95 साल पहले पूरे वर्ल्ड के आर्थिक जगत में आया था, उस प्रकार का क्राइसिस आया था, लेकिन भारत खड़ा रहा था क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री जिसकी पूरे विश्व में सम्मान है, वो देश का प्रधानमंत्री था। लेकिन देश ने वो बुरे दिन नहीं देखे थे। कारण क्या था? कारण ये था कि उन्होंने देश के अंदर निवेश को बढ़ाया था, प्रोडक्शन को बढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया था, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला था। और भारत की जो मूल समस्या है, जो भारत का मूल प्रारूप है, वो ये है कि अगर हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को नौकरी मिल जाए, अगर उसको काम मिल जाए, तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। हमारा देश अमेरिका और यूरोप जैसा देश नहीं है जहां पे कैपिटल फॉर्मेशन केवल पूंजीपति और कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाए, जो बात में महात्मा गांधी ने भी समझ ली थी। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का प्रयास किया था, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया था, लोगों को रोजगार मिला, विकेंद्रीकरण हुआ धन के वितरण का, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हुई और उसकी वजह से देश के अंदर वो दुर्व्यवस्था हमने नहीं देखी जो पूरे विश्व में देखी। और किसी बैंक को भी कोई समस्या नहीं हुई, बैंक्स वेयर फ्लश्ड विथ फंड्स। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने प्ली क्या लिया? उन्होंने कहा कि साहब ये सरकार, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने खुलेआम पैसा बांटा था और फोन बैंकिंग हुई थी, इसलिए 2017-18 में जाकर जो ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के कांड हुए, इसलिए हुए 2014 के 2-3 साल के बाद, क्योंकि 2009-2014 के बीच में गलत ऋण बांटे गए। अब जरा यहां बात समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनको फाइनेंस की नॉलेज है, वो ये जानते हैं कि जिस प्रकार की वित्तीय संरचना आज पूरे विश्व के अंदर है, उसमें यह बात ही असंभव है कि कोई गलत ऋण बांटा जाए और उसकी जानकारी 3-4 साल के बाद लगे। लेकिन जनता को गुमराह किया जाता है। जनता की भोलेपने का फायदा उठाकर उसको यह बताया गया कि गलत ऋण बटे, इसलिए ये बैड डेट्स हुए, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए, और ये लोग इसलिए छोड़ के भाग गए क्योंकि इन्होंने गलत ऋण का उपयोग किया था जब कांग्रेस सरकार में थी। इसके बीच का क्या तारतम्य है मुझे नहीं समझ में आता कि अगर ऋण गलत बटे थे तो उसके 2-3 साल के बाद आपने इनको भागने क्यों दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आती। खैर, असली मुद्दा यह है कि आज के तारीख में मान लीजिए आप बैंक से कोई ऋण लेते हैं, अगर आपने बैंक से 1 करोड़ का ऋण लिया और उस पैसे का उपयोग ठीक से नहीं किया, एक ऐसी इंडस्ट्री लगाई जो नहीं चली, तो उसका निरंतर निरीक्षण होता रहता है, बैंक उसका निरीक्षण करता रहता है और यह पता चलाता रहता है कि अगर उसका इंस्पेक्शन भी होता है बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और बाकी सभी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, फिजिकल वेरिफिकेशन करके, स्टॉक्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करके ये देखने का प्रयास करता है कि क्या सही में इंडस्ट्री सही चल रही है या इसमें कोई हेरफेर है, इसमें कोई झोल है, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने वाला है, बैड डेट बनने वाला है। ये इंस्पेक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स लगातार करते रहते हैं। तो 2-3 साल बाद उसका पता चले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, यह संभव है या तो उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया या उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं की, और जिसकी वजह से जब ये बैड डेट्स हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, वो बैंक को मूर्ख बनाते रहे, लोन पे लोन लेते रहे, और जब लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो देश छोड़ के भाग गए। तो यह संभव है कि 2014 में जब आप सत्ता में आए, उसके 2 साल बाद आपको पता चला, 3 साल के बाद पता चला कि वो बैड डेट्स हो गए, क्योंकि 1 करोड़ का अगर आपने लोन लिया और आपने एक भी किस्त वापस नहीं की, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्लासिफिकेशन बैंक को शुरू कर देना पड़ता है।
उसको 1 करोड़ के एक पर्टिकुलर भाग को लॉस की तरह दिखाना पड़ता है। और क्योंकि उसको लॉस की तरफ दिखाना पड़ता है, तो बैंक का भी ये प्रयास होता है कि वो जो लोन है वो बैड डेट ना बने, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बने, और जो लोन लेने वाला है, जो बोरोवर है, वो भी ये कोशिश करता है कि उसका लोन जो है बैड डेट ना हो। दोनों का प्रयास होता है। तो जैसे पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था, वो करता क्या है, बैंक कहेगा आपसे कि अच्छा 1 करोड़ का लोन है, 10 लाख का वापस करना है, हम 10 लाख का लोन और दे देते हैं आपको, वो हमें 10 लाख का लोन लीजिए, हमें वापस कर दीजिए, बैड डेट नहीं होगा, ना आपको परेशानी ना हमको परेशानी। ऐसे वो पैसा रोटेट होता रहता है, पैसा लगातार बढ़ता जाता है, और बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को छुपाने के लिए, बोरोवर को फायदा करने के लिए, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे चादर डालने के लिए ये काम करता रहता है। और यही नीरव मोदी के केस में हुआ है, यही मेहुल चोकसी के केस में हुआ है, क्योंकि बैंक द्वारा इंस्पेक्शन नहीं किया गया 2014 के बाद, इसलिए वो बैड डेट हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। तो ये तो हुआ नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी का। अब आइए प्रोज्वल रवन्ना पे। क्या देश का जो सुरक्षा तंत्र है वो इतना कमजोर हो गया है? अभी कांग्रेस की सरकार तो कुछ महीने पहले आई है, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार थी, कर्नाटका में भी उनकी सरकार थी, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, क्या इन डबल इंजन की सरकार को यह नहीं पता था कि प्रोज्वल रवन्ना इस तरह के कार्यों में संलिप्त है? क्या इस डबल इंजन की सरकार को नहीं पता था कि जो एसडी रमन्ना है, जो एचडी देवेगौड़ा साहब के बेटे हैं, वो भी इन प्रकार की कार्रवाइयों में संलिप्त हैं? अगर ये सही था तो, अगर ये आरोप सही थे तो, मुझे नहीं पता आरोप सही है कि गलत, मुझे नहीं पता, या तो ये आरोप गलत है या आरोप सही है। अगर ये आरोप गलत है तो प्रोज्वल रवन्ना साहब जर्मनी क्यों भागे? और जब ये चीज सामने आ गई कि एसआईटी उनको कॉल कर रही है, 24 घंटे का टाइम दे रही है, तो इस नोटिस के मिलने के 3-4 दिन के बाद भी वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर ये आरोप गलत है तो, और अगर वो उसका सामना करने में समर्थ है तो वापस क्यों नहीं आ रहे? अगर ये आरोप सही है तो देश की छवि बचाने के लिए, देश की इज्जत को बचाने के लिए वो देश वापस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जितने दिन वो जर्मनी में घूम रहे हैं और ललित मोदी, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी विदेश में घूम रहे हैं, वो भारत की साख को बट्टा लगा रहे हैं। तो जब ये सिद्धारमैया साहब की सरकार आई थी, या जब ये डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था और कांग्रेस जीती थी, उस समय पे क्या 5 साल जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसे ये अंदाजा नहीं था, उसकी कानून व्यवस्था, उसकी पुलिस, उसकी सीआईडी, उसकी केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसीज को ये नहीं पता था कि वहां पे इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा है कर्नाटका के अंदर, जिसमें, जिसे मैं समझता हूं विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है। भारत का तो सबसे बड़ा स्कैंडल है ही। और जिस प्रकार से महिलाओं की संख्या बताई जा रही है, आरोप सही है गलत मुझे नहीं पता, वीडियो सही है गलत मुझे नहीं पता, जो चल रहा है मैं वो बता रहा हूं। जितनी महिलाओं की संख्या बता रही है वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दुशासन और दुर्योधन से भी हजारों गुना बड़ा कोई अपराधी है, विभत्स रूप। और डबल इंजन की सरकार को पता नहीं। जब यह मामला सामने आया, जब कहा गया कि केंद्र सरकार के अंदर सीआईएसएफ होती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत इमिग्रेशन होता है, और प्रोज्वल रमन्ना के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसे के माध्यम से वो भागे हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। एक अपराधी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार का था, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला था क्योंकि वो सांसद था, लेकिन इतने बड़े अपराध में लिप्त होने के बावजूद उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस नहीं लिया गया। ये राज्य सरकार का काम नहीं है।
ये केंद्र सरकार का काम। कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने अरेस्ट क्यों नहीं किया। अरे कांग्रेस सरकार कैसे अरेस्ट कर सकती है? कोई आरोप लगा है, अभी सिद्ध तो हो नहीं गया। पहले उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी, पूछताछ में देखेगी कि प्रामा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता है, फिर अरेस्ट करने की बात होगी, फिर कोर्ट जाएगी, अरेस्ट करने की परमिशन लेगी। लेकिन वहां तो पहली पेशी के पहले ही वो महाराज जर्मनी भाग लिए। और अब कांग्रेस सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने उनको नोटिस थमा दिया, एसआईटी ने नोटिस थमा दिया। एसआईटी तो बन गई थी 10-15 दिन पहले, लेकिन केंद्र सरकार ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस नहीं दिया। तो क्या ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार प्रोज्वल रमन्ना को बचाने का प्रयास कर रही है? प्रश्न है। क्या केंद्र सरकार ने जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी को देश में वापस लाने में रुचि नहीं दिखाई, उसी प्रकार से केंद्र सरकार प्रोज्वल रमन्ना को भी वापस लाने में रुचि इसलिए नहीं दिखा रही है कि उससे बहुत सारे भेद खुल जाएंगे। जैसा बताते हैं, प्रूफ नहीं है कि उन वीडियोज में बहुत सारे प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। वो कौन है राजनीतिज्ञ? क्या जब येदियुरप्पा साहब ने इस व्यक्ति को टिकट देने से मना किया था, येदियुरप्पा साहब जो सबसे वयोवृद्ध और सबसे बड़े नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके बेटे वहां भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, उनकी भी बात नहीं मानी गई, शिकायतों को भी नहीं सुना गया, उनकी रैली में जाके कन्वेंसिंग भी की गई। तो इसका मतलब ये कोई बहुत गंभीर मसला है क्या? आरोप होना एक बात है, इतना बड़ा व्यभिचार होना एक बात है, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल होना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसको बचाने का प्रयास क्यों हो रहा है, उसको वापस घसीट के क्यों नहीं लाया जा रहा है, उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है। और ये सब होने के बावजूद नहीं किया जा रहा है, जबकि इससे देश की छवि पूरे विश्व में धूमिल हो रही है। और अभी भी कहा जा रहा है कि साहब विदेश में हमारा डंका बज रहा है। आपको पता है नेपाल ने अपने कॉइन के अंदर भारत के कुछ भागों को दिखाया है। नेपाल छोटा सा देश जो भारत पर निर्भर करता है, मालदीव जो एक छोटा सा देश जो भारत से सटा हुआ है, चीन से बहुत दूर है, भारत के नियंत्रण से बाहर चला गया है, चीन के नियंत्रण में आ गया है। बांग्लादेश आपको आंख दिखा रहा है। जो बाकी देश हैं, पाकिस्तान और चीन को छोड़ दीजिए, उनको तो आप बिरयानी उनके यहां खाते हैं, झूला झुलाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे देश जो आप पे निर्भर करते थे क्योंकि आप उनके बड़े भाई थे, पड़ोसी थे, वो भी आपको आंख दिखा रहे हैं। जो डंका आखिर बज का रहा है, ललित मोदी और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी वापस कब आएंगे? प्रोज्वल रमन्ना देश वापस कब आएंगे? जो चीन लद्दाख के अंदर जिस प्रकार के अतिक्रमण कर रहा है, जो कि सोनम वांगचुक ने बताया है, उसमें लाल आंखें कब दिखाई जाएंगी? ये देश की जनता जानना चाहती है। नेशन वांट्स टू नो। इन सब मुद्दों से ध्यान हटकाकर अगर आप पाकिस्तान के किसी मंत्री से कोई स्टेटमेंट दिलवाते हैं, फिर आप देश को कब्रिस्तान और शमशान में ढकेलना चाहते हैं, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, तो मुद्दा अलग है। लेकिन अगर देश के हितैषी हैं आप, तो जो मूल प्रश्न है देश के, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, महंगाई है, जो ये विदेशी षड्यंत्र चारों तरफ छोटे छोटे देश हमारे खिलाफ कर रहे हैं, प्रोज्वल रमन्ना जैसे लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं और हमारी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम तो आया ही नहीं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और प्रोज्वल रमन्ना और भाग गए। ये असली मुद्दे हैं जिनकी तरफ देश की जनता और दर्शकों का ध्यान है, गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का ध्यान है, और उनका ध्यान भटकाकर हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है
कि देश के मुख्य मुद्दों पे रहिए, क्योंकि देश मजबूत होगा तो मुख्य मुद्दों पे होगा, कमजोर होगा तो मुख्य मुद्दों पे होगा। और देश को सामाजिक बंटवारे की तरफ जो लोग ले जाना चाहते हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। देश को एकजुट करने की आवश्यकता है। सभी सामाजिक भावनाओं का, सभी समाजों का सम्मान करते हुए देश को एकजुट करने की आवश्यकता है। यही मेरा आपसे निवेदन है। सोचिएगा, जो प्रचार होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समान जिस प्रकार का प्रचार होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। स्वाध्याय कीजिएगा, अपना अध्ययन खुद कीजिएगा, अपने दिमाग का उपयोग कीजिएगा, अपने विवेक का उपयोग कीजिएगा और अपने घर के चूल्हे की तरफ देखिएगा, सिलेंडर की तरफ देखिएगा, तेलों के दाम की तरफ देखिएगा, अपनी घटती हुई आमदनी की तरफ देखिएगा, तब निर्णय लीजिएगा। प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।